everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नागार्जुना सागर, श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व, कमीशन है ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर और परमाफ्रॉस्ट. ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक को डिटेल में जानेंगे. बाकी जो जो आर्टिकल मेंस के लिए जहाँ जोड़ सकते हो दैट ऑल्सो आई लेट यू नो. ठीक है. सो एज फार एज टुडेज सेशन इज कंसर्न, दीज विल बी द आर्टिकल्स. Shriram's IS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content. Also, if you are preparing for 2025, previous year questions की series चल रही है जहाँ पर faculties they take these sessions और previous year questions cover करवा रहे हैं topic wise. अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वी हैव यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो, जिसमें आपको सीसैट की क्लासेस, जीएस के सेशंस, प्रीवियस ईयर सब कुछ डिटेल में नींव स्ट्रॉन्ग करी जाएगी. हर एक चीज़ कवर करवाई जाएगी, 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी. आप एनरोल कर सकते हो इस कोर्स में. ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन. सोना पड़ा होता है ना, ऐसे ही लेके रख लिया, कोई ज्वेलरी के फॉर्म में लेके रखता है, कोई कॉइन ले लेता है और रख दिया, लॉकर में रख दिया, घर रख दिया. तो सरकार कहती है कि ऐसे रख रहे हो खाली, अनयूज्ड गोल्ड है, तो उसके लिए चलो एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आते हैं. अभी की स्कीम नहीं है, 2015 में आई थी. बट उसमें ना, इसमें आपको बताऊंगी मैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट्स को डिसकंटिन्यू कर रही है सरकार अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. 26 मार्च 2025 से किया, यानी कि कल से ही किया है. अब इस स्कीम में क्या है, ये आपको ये भी पता नहीं चला होगा ना, ये दो पार्ट्स. वेट, सबर. 2015 में सरकार ने कहा कि ये जो एग्जिस्टिंग गोल्ड आपके पास पड़ा है, लेट्स इम्प्रूव द वर्जन ऑफ दोज गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स एंड गोल्ड मेटल लोन स्कीम्स. तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, जिनके पास भी गोल्ड ऐसे ही अनयूज रखा हुआ है आपने बैंक्स में, आप उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट इन द लॉकर्स. सो डिपॉजिटर्स जो हैं दे कैन रिडीम द गोल्ड डिपॉजिट इन कैश, इन गोल्ड बार्स और इन द कॉइन्स अपॉन मैच्योरिटी. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं वो, गोल्ड जो है यहाँ पर आप उसको डिपॉजिट करके रख रहे हो, उसके रिटर्न में डिपॉजिटर उस पर इंटरेस्ट अर्न करेंगे गोल्ड में. जस्ट लाइक जैसे आप एफडी फिक्स डिपॉजिट होता है उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हो, वैसा ही. तो गोल्ड इज डिपॉजिटेड एट द बैंक, उसकी प्योरिटी टेस्ट होके बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देगा, वो मेंशन कर देगा अच्छा दिस इज द अमाउंट ऑफ गोल्ड जो डिपॉजिट किया है. डिपॉजिटर उस पर इंटरेस्ट अर्न करेगा, राइट. और आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम डिपॉजिटर विड्रॉ कर सकता है. द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ इन कैश, इन द गोल्ड बार और इन द कॉइन, बट नॉट एज द ज्वेलरी. ठीक है. सो डिपॉजिटर्स दे कैन रिडीम द गोल्ड डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट इन कैश, गोल्ड बार, कॉइन्स अपॉन मैच्योरिटी, बट नॉट इन द सेम फॉर्म. ठीक है. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपके पास आइडल गोल्ड पड़ा है आप उसको मोबिलाइज कर रहे हो टू ब्रिंग गोल्ड इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी. गोल्ड का इंपोर्ट, देखो हमें बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है गोल्ड, तो वो नहीं होगा यहाँ पर. करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी कम होगा. तो यहाँ मैंने आपके साथ देखो डिपॉजिट में बात करती है तो सरकार मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट बंद कर रही है. शॉर्ट टर्म अभी भी होगा. शॉर्ट टर्म का टेन्योर 1 से 3 साल तक रहता है, ये डिपॉजिट 5 से 7 साल के लिए रहता है और ये 7 से 12. ठीक है. इसके अंदर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बेसिकली पर्पस ये है कि बैंक्स इस डिपॉजिट को यूज कर सकता है फॉर डोमेस्टिक नीड्स एंड लेंडिंग. रिडेम्पशन कैन बी इन गोल्ड और इन कैश, जैसे आपको बेसिकली यू फाइंड इट यूजफुल. ठीक है. Banks use this gold for their needs, lending it to the jewelers, and you can choose to take it back also. You can back it in the gold or in the cash also. मीडियम टर्म में सरकार और आरबीआई गोल्ड यूज करती है कंट्री के गोल्ड रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए. हाउ यू गेट इट बैक, यू कैन ओनली गेट कैश. आपको कैश मिलेगा, गोल्ड नहीं मिलेगा. ठीक है. लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट के अंदर गवर्नमेंट एंड आरबीआई यूज दिस गोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए, रिजर्व्स के लिए. रिडम्पशन होगा ओनली इन कैश. ठीक है. तो ये थी आपकी
स्कीम। इसके अलावा और भी आजकल तो स्कीम है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, जहाँ पर सर लोग क्या करते हैं, गोल्ड खरीदने की जगह उसी रेट पे दे बाय गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। फिजिकल गोल्ड नहीं लेते, बॉन्ड ले लेते हैं। बॉन्ड्स आपको 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ गोल्ड इस हिसाब से इशू होता है, ताकि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर लो, यू आर नॉट एक्चुअली बाइंग इट और यू आर नॉट एक्चुअली स्टोरिंग इट, वो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो वही होगी, राइट। तो वहाँ फिजिकल गोल्ड की बस डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है जी। सो वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू देयर आर दीज जियो पॉलिटिकल डायलॉग सीरीज, जहाँ पर 2 बेस्ट फैकल्टीज दे डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इशूज। Episodes are out, you can refer them, let others know, do subscribe to the channel because there are various other series sessions that are going on. Have a look over it, we find it useful. इससे बढ़िया बात ही क्या है, कंटिन्यू करो, लिखो, याद करो, फिर लिखो, बस यही सब करते रहना है। समझो, लिखो, समझो, याद करो और लिखो, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये सब सेशंस आप देख सकते हो। और एज फार एज माई सेशन इज कंसर्न्ड, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। पार्टीज टू द कमीशन ऑन, ये बेसिकली कमीशन है ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। रिसेंटली रोम में जो पार्टीज हैं, इसमें जो मेंबर्स हैं, दे गैदर्ड फॉर देयर 20th मीटिंग। अब ये कमीशन बेसिकली 1983 में एस्टैब्लिश करी गई थी बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए? प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को एड्रेस करने के लिए। बेसिकली इट हेल्प कंट्रीज टू प्रोटेक्ट, टू मैनेज देयर इंपॉर्टेंट प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज होती हैं, सीड्स होते हैं दैट हेल्प इन फूड प्रोडक्शन, उन सब के लिए। तो कमीशन क्या करती है? ओवर द टाइम इस कमीशन का रोल बड़ा है। अब ये देखती है all types of genetic resources that are used in the food and farming, right? So it became the primary permanent international forum for the governments. यहाँ पर discussion होती है, they negotiate, they decide on the matter specifically जो कि relevant है genetic resources से for food and agriculture। मैंने बताया ओवर द टाइम इनका मैंडेट जो है वो एक्सपैंड हुआ है और ये भी हर सेक्टर के साथ डील करते हैं, प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट, एक्वाटिक, माइक्रोबियल, इनवर्टिब्रेट जेनेटिक रिसोर्सेज। सो वास्ट स्कोप ये कवर कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसे आप प्लांट्स में वीट है, राइस है, फ्रूट्स हैं, एनिमल्स में लाइक कैटल एंड पोल्ट्री, राइट, फिश, फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज है दैट प्रोवाइड यू विद द फूड एंड वुड, एक्वाटिक के अंदर फिश, मेराइन स्पीशीज हो गई, माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरिया एंड बीज हैं जो हेल्प करते हैं इन फूड प्रोडक्शन। सो ये कमीशन डिस्कस करती है, दे मेक ग्लोबल पॉलिसीज इन सभी टॉपिक्स पे, फूड सिक्योरिटी पे, न्यूट्रिशन पे, ह्यूमन हेल्थ पे, क्लाइमेट चेंज पे, राइट, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब पे। मेंबर कौन है? 179 मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है, बिल्कुल है। तो जेनेटिक रिसोर्सेज को अगर आप मैनेज कर रहे हो वाइसली, तो कमीशन हेल्प्स टू इंश्योर कि बेटर फूड प्रोडक्शन हो, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन हो, फूड सिक्योरिटी अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और ज्यादा स्ट्रेंथन हो, और रिसोर्सेज का शेयरिंग जो है कंट्रीज के बीच में वो भी फेयर शेयरिंग हो, ठीक है। सो ये जो कमीशन है on genetic resources for food and agriculture, they have done important work also in protecting and managing the animal and the plant genetic resources. See, animal genetic resources commission started working on this in 1997 और इन्होंने 2007 में अपनी पहली ग्लोबल रिपोर्ट पब्लिश करी on the status of animal genetic resources. Countries, it helped countries to understand कि कौन सी एनिमल की ब्रीड is at risk, कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ 2007 में कंट्रीज अग्रीड ऑन अ प्लान दैट इज ग्लोबल प्लान फॉर ऑफ एक्शन फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। सो गोल जो रहा है इस प्लान का, दैट वाज टू प्रोटेक्ट द फार्म एनिमल्स, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, ठीक है जी। तो सम ऑफ द कमीशन अचीवमेंट्स यहाँ पर दे रखी हैं, जिसके अंदर जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी थी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। सो जैसे ट्रीटी के बारे में बता रखा है कि फार्मर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करना, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को शेयरिंग करना, फेयर बेनिफिट शेयरिंग, ये सब कुछ इंश्योर करना है। पढ़ सकते हो, मैंने आपके साथ सिंपल टर्म्स में शेयर कर दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंशिएंट साइड चलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, सबको पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, बता दूंगी।
A decade after Nalanda University came up in the foothills of Rajgir, work is on to revive the another ancient center of learning in Bihar, Vikramshila. Nalanda established after it was re-established बिहार में 10 साल पहले. अब एफर्ट्स बन रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने के लिए, एक और हिस्टोरिक सेंटर ऑफ लर्निंग बिहार के अंदर. नालंदा और विक्रमशिला फेमस यूनिवर्सिटीज़ रही हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर, अपनी एडवांस स्टडीज़ में स्कॉलर्स के लिए बहुत फेमस रही हैं. नालंदा हैज़ ऑलरेडी बीन रिवाइव्ड. अब काम हो रहा है टू ब्रिंग विक्रमशिला बैक टू द लाइफ एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन. वाई इज इट इन न्यूज? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रही है ऑन डेवलपिंग दिस एंशिएंट साइट ऑफ विक्रमशिला, ताकि और भी टूरिज्म भी होगा. बिहार की गवर्नमेंट ने 202.14 करोड़ रख दिया है साइड में, राइट? सॉरी, 202.14 acres. It is not the amount. बिहार गवर्नमेंट हैज सेट असाइड दिस 202 एकड़ ऑफ लैंड भागलपुर के अंदर, इतनी जमीन रख दी है टू बिल्ड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी. इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी 2015 में. बजट था 500 करोड़ का, बट लैंड इश्यूज के चलते चीजें डिले हुई. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में भागलपुर में पड़ती है, गंगा नदी के पास. ये जब पाल डायनेस्टी थी इन द 8th and the 9th century AD, so it was built by King धर्मपाल. ठीक है, ये सब लिखा है, ये आप याद कर सकते हो, लोकेशन और फाउंडर, डायनेस्टी का नाम. ठीक है. नालंदा यूनिवर्सिटी इज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग. इट वॉज बिलीव टू बी डिक्लाइनिंग इन द क्वालिटी. तो विक्रमशिला वॉज बिल्ड. क्या रीजन था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का? कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लाते हैं टू प्रमोट हाई स्टैंडर्ड्स इन द एजुकेशन. एंशिएंट इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी दैट अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट स्पेशलाइज इन बुद्धिस्ट स्टडी, फिलॉसफी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी इसने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया. नॉलेज शेयरिंग हुई टू डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग तिब्बत ऑल्सो. अब एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि विक्रमशिला को वापस से बनाया जाए एज अ मेजर एजुकेशनल सेंटर, अ कल्चर सेंटर इन इंडिया. सो एज फार एज इट्स इम्पोर्टेंस इज कंसर्न, इसकी सिग्निफिकेंस इज कंसर्न, देखो जिन्होंने फिलॉसफी पढ़ी है उसे पता होगा कि बुद्धिज्म के फर्दर स्कूल्स थे, जैसे हीनयान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म. ठीक है. और फिर महायान में भी योगाचार, माध्यमिका स्कूल. हीनयान के भी 2 हैं, विभाषिका, राइट, सौतांत्रिका. तो फर्दर स्कूल्स वर देयर. नाउ एज फार एज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इज कंसर्न, इट वॉज अ मेजर लर्निंग हब फॉर तांत्रिक बुद्धिज्म एंड वज्रयान बुद्धिज्म. ठीक है. नालंदा यूनिवर्सिटी से डिफरेंस ये है, नालंदा यूनिवर्सिटी कवर्ड many subjects. Vikramshila focused on these, more on these tantric and occult studies, but basically mystical और spiritual practices पे ये ज़्यादा फोकस करती थी यूनिवर्सिटी. किंग धर्मपाल के टाइम पे विक्रमशिला exerted influence over नालंदा's affairs. एकेडमिक पावर की बात हो रही है. विक्रमशिला बिकम सो इन्फ्लुएंस दैट इवन इट कंट्रोल नालंदा यूनिवर्सिटी अफेयर्स ऑल्सो. एकेडमिक डोमिनेंस बहुत हो गया था. यूनिवर्सिटी में कम से कम भी 1000 स्टूडेंट्स थे, 1000 से ज़्यादा, और 100 टीचर्स लगभग थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. सो जिन्होंने बुद्धिज्म आगे तिब्बत तक लेके गए, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, वेरी रिनॉन्ड स्कॉलर तीस दीपांकर, तो दीपांकरा, इनका भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, वो यहीं के ही स्कॉलर थे. ठीक है जी. नाउ कमिंग टू नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व. इट इज इन नालामल्ला फॉरेस्ट एरिया. यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी है. एक एनुअल रिपोर्ट है ऑन स्टेटस ऑफ टाइगर्स. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द नंबर ऑफ बिग कैट्स, मतलब टाइगर्स, वो बड़े हैं 74 से 76. तो हमें क्या पढ़ना है कि ये कहाँ पड़ता है टाइगर रिजर्व. नल्लामल्ला हिल रेंज पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है. कंट्री का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है. लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन ईस्टर्न घाट लैंडस्केप में जो है यहाँ पर है. 2 मेजर डैम्स हैं, नागार्जुना सागर डैम और श्रीसाइलम डैम, जिन डैम के नाम पे ये टाइगर रिजर्व का नाम पड़ा.
2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इस टाइगर रिजर्व को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। कृष्णा नदी यहाँ से बहती है। टॉपोग्राफी यहाँ पर प्लाटू है, रिजेस हैं, जॉर्जेस हैं, डीप वैलीज हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, एंड बैम्बूज एंड ग्रास, और दे आर एंडेमिक टू सर्टेन स्पीशीज ऑल्सो। आपके लिए क्या होमवर्क रहेगा, मैप में जाकर देखना है कि नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है आंध्र प्रदेश में भी, और आंध्र प्रदेश के बाकी टाइगर रिजर्व्स कहाँ पड़ते हैं, लोकेटेड इन द मैप। ठीक है, रही बात बाकी स्पीशीज की, तो टाइगर, लेपर्ड, वॉल्फ, वाइल्ड डॉग, सांबर, चीतल, एंड रिवर कृष्णा हैज मुगर्स, ऑटर्स एंड टर्टल्स। तो पूछा जा सकता है ये पॉइंट, कृष्णा नदी में क्या क्या मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ यही है, बहुत सी और स्पीशीज भी हैं। नाउ कमिंग टू परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या है? देखो ऐसा है, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, sea level is rising because of climate change, and definitely it is going to impact, no doubt at it, millions of, there will be many increase in the catastrophic events, right? Though basically soil, आप देखोगे कि more soil erosion will be there, sediment loading will be there, increase in floods will be there। जो टाइम रहता है कि जब मतलब होता है ना कि नदियों में पानी इस टाइम पे पीक पे होता है, वो टाइम कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा। ठीक है, और देयर विल बी फ्लड्स, आपने पढ़ा ही होगा, ग्लेशियल आउटबर्स्ट, सो ये सब होगा। परमाफ्रॉस्ट इज ऑल्सो थॉइंग। परमाफ्रॉस्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली बहुत ऑर्गेनिक, जैसे आप लगा लीजिए कार्बन स्टोर करके रखता है, लेकिन अगर ये बर्फ़ मेल्ट हुई, परमाफ्रॉस्ट थोइंग हुई, तो वो रिलीज होगी और क्लाइमेट चेंज और होगा। परमाफ्रॉस्ट कवर करता है 64.8% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बेसिकली परमाफ्रॉस्ट ग्राउंड है कोई भी ऐसा ग्राउंड जो कंप्लीटली फ्रोजन रहे फॉर एटलीस्ट 2 years स्ट्रेट। ये आपको हाई माउंटेन्स पे, हायर लैटिट्यूड्स पे, नियर साउथ पोल, नॉर्थ पोल, वहां तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। बिलो द ओशन फ्लोर दे कैन बी फाउंड ऑन लैंड ऑल्सो। इट कैन एक्सटेंड डाउन बीनीथ द अर्थ सर्फेस फ्रॉम अ फ्यू फीट टू मोर देन अ माइल। दे कवरिंग द एंटायर रीजन सच एज आर्कटिक टुंड्रा है, or a single isolated spot such as mountain top of alpine permafrost, so there can be various regions। ये अर्थ का लार्ज रीजन कवर करते हैं। A quarter of the land northern hemisphere के अंदर has permafrost underneath। तो permafrost किससे बने मैंने आपको बताया है, कॉम्बिनेशन है सॉइल का, रॉक्स का, सैंड का। सबको किसने इकट्ठा करके रखा है, आइस ने। ठीक है, सॉइल है, रॉक है, सैंड है। Soil and ice in the permafrost stay frozen all year long. Although ground is frozen, permafrost regions are not always covered in snow. So this is a very important point. Permafrost वो ground है, क्या ground है वो भी मैंने आपको बता दिया, that is frozen for 2 years. Where it is found, how much of the earth has permafrost, आप लगा लीजिए almost 25% land northern hemisphere के अंदर परमाफ्रॉस्ट कवर्ड है। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इट सपोर्ट्स इकोसिस्टम, इट ट्रैप्स ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया, मीथेन। लेकिन इफ इट मेल्ट्स क्लाइमेट चेंज के चलते तो वहां से गैस रिलीज होगी। ठीक है, इट सपोर्ट्स इकोसिस्टम। परमाफ्रॉस्ट किससे बनी है? नाउ देयर आर लेयर्स। टॉप लेयर मेल्ट करती है समर में एंड इट फ्रीजेज अगेन इन द विंटर। अपर लेयर, एक्टिव लेयर, और कोल्ड प्लेसेस के अंदर तो दिस लेयर इज ओनली फ्यू इंचेस थिक, 10 से 15 सेंटीमीटर। जो परमाफ्रोस्ट एरियाज जो वार्मर है, थोड़ा सा मेल्टिंग, इट विल बी सेवरल मीटर्स डीप। फिर आती है मिडिल लेयर, लोअर परमाफ्रोस्ट लेयर किससे बनी है? कंटेन सॉइल दैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ मिनरल्स।
A layer of soil on the top of the permafrost does not stay frozen all year. मैंने आपको बताया. This layer is called the active layer. Colder regions के अंदर the ground rarely thaws even in the summer also, क्योंकि ठंड बहुत होती है, बर्फ जमी रहेगी. Active layer is very thin. In warmer permafrost regions वहाँ पर active layer जो है it will be several meters thick. ठीक है. Now middle layer, organic carbon layer, जिसके अंदर dead plants that couldn't decompose because of the extreme cold, वो होते हैं. These plants are rich in carbon, जो कि frozen ground में stored है. If permafrost melts, so carbon will release, it will affect the climate. फिर है deepest layer, जहाँ पर mostly minerals हैं, sand, silt and clay. Thousands of years के लिए it remains frozen. It provides stability to the land above. Permafrost important है greenhouse gases के लिए. It supports land and ecosystem. If it melts, houses and roads and forests in that region, it will sink, it will collapse, right? So it keeps cold regions stable also by preventing that excessive melting of ice. ये सिर्फ एक frozen soil नहीं है, planet में बहुत important role play करते हैं. ठीक है जी, ये था आपका आज का session. I hope things are clear. If any doubt, you can ask me in the comment section, and for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkad signing off. Happy learning, all the best. Thank you.